हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। चैप्टर का नाम है आनुवांशिकी, वंशागति और विविधता के सिद्धांत। ये इंटर में अगर पढ़ते हैं इस चैप्टर को, ये अध्याय नंबर 5 है। और हाई स्कूल में भी इसी तरह से जब आपका जैव प्रक्रम वाला सेक्शन ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद में कुछ आनुवांशिकी से रिलेटेड कुछ शब्द आते हैं, तो वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं। टॉपिक का नाम है अपूर्ण प्रभाविता का नियम और सहप्रभाविता का नियम। शुरू करते हैं सेशन। और सेशन शुरू करने से पहले हम लोग पहले ऐसा करेंगे कि थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। रिवीजन जब तक नहीं होता है तब तक हमें पता नहीं चलता है कि हमने अभी तक क्या पढ़ा और क्या नहीं पढ़ा। तो जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, मेंडलवाद के बारे में, यानी मेंडल साहब कौन थे, उनका जीवन काल क्या था, कब उनका जन्म हुआ, कब उनकी मृत्यु हुई और क्या उन्होंने करे आविष्कार। तो जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है 1822 के समय पर जो थे वो मेंडल साहब जो थे उन्होंने क्या किया था। 1822 में उनका जन्म हुआ था और 1884 के समय जो है वो उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 1884 में उनकी मृत्यु हो गई थी। अब इस समय के बीच में ही इन्होंने क्या किया था, जो भी परीक्षण वगैरह किए थे ना, वो इसी के मध्य करे थे। ठीक है, जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है कि लगभग 1866 के समय पर इन्होंने एक पब्लिश किया था शेंडर वेरिन नाम का एक चीज़, एक पम्पलेट। और उस पम्पलेट में इन्होंने अपने उस जो भी उन्होंने क्या नाम है वो दिया था, रिज़ल्ट दिया था जिस मटर के पौधे के बारे में, तो उस रिज़ल्ट को उन्होंने इस पे प्रतिपादित किया था। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और हमने बताया था कि जब इनकी मृत्यु हो गई थी आपकी 1884 के समय पर, उसके लगभग 16 वर्ष बाद यानी लगभग 1900 के समय पर कुछ दूसरे वैज्ञानिक आए और उन वैज्ञानिकों ने इनके मेंडल साहब के ऊपर जो भी उन्होंने खोज करी थी उसके ऊपर और ज़्यादा रिसर्च करी और मेंडल साहब के बारे में और सारी जानकारियाँ दी कि जो भी मेंडल साहब ने अभी तक खोज करी थी वो सही थी या गलत थी, या उसके ऊपर और अधिक रिसर्च करी गई। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था कि उन तीनों वैज्ञानिकों के नाम भी मैंने आपसे पूछे थे। आप सभी बच्चों को उस सेक्शन पे जाकर के कमेंट करना है, इसी वीडियो के अंत में कमेंट करना है कि उन तीनों वैज्ञानिकों का नाम क्या था। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि मेंडल साहब ने जो है वो मटर के पौधे का ही चुनाव क्यों किया। जैसे कि हम सभी लोगों को मालूम कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे का चुनाव इसलिए किया था क्योंकि मटर का पौधा जो है वो आसानी से उपलब्ध हो जाता है। बिल्कुल बात सही है, एक साल में कई बार लगाया जा सकता है बेशक। और आगे दिया हुआ है कि इनके पुष्प का आकार जो होता है वो बड़ा होता है और इनमें परागण की क्षमता जो होती है ना वो भी बहुत अच्छी होती है। इसी के कारण जो होता है वो इस मटर के पौधे को इन्होंने प्रयोग किया। और इस मटर के प्रयोग का पौधे के ऊपर प्रयोग करना जो है वो अत्यधिक आसान भी था। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। नंबर 1 अगर देखते हैं इसमें तो दिया हुआ है क्या कि मटर का एक पौधा जो था वो क्या था, 1 वर्षीय होता है। इसका जीवन चक्र जो होता है वो बहुत ही कम समय का होता है और इसमें अनेक प्रकार की पीढ़ियाँ जो होती हैं वो पाई जाती हैं और उस पर अध्ययन करना जो है ना बहुत आसान होता है। साथ ही साथ मटर के जो पौधे होते हैं ये क्या होते हैं, ये द्विलिंगी होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, द्विलिंगी होते हैं। साथ ही साथ नर और मादा जननांग जो होते हैं वो एक ही पुष्प में पाए जाते हैं। जैसे कि हम लोग सब लोग कहते हैं कि मटर का जो पौधा होता है वो क्या होता है, उभयलिंगी होता है। ठीक है ना। आगे दिया हुआ है कृत्रिम रूप से जो है वो पर परागण कराने पर आसानी से इसमें संकरण कराया जा सकता है। यानी मटर के पौधे में आसानी से संकरण होता है अगर आप कृत्रिम रूप से पर परागण करें तब। ठीक है, आगे दिया हुआ है कि मटर के पौधे को आसानी से उगाया जा सकता है हर जगह पर। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या, स्वनिषेचन यानी सेल्फ फर्टिलाइजेशन। तो क्या होता है भाई सेल्फ फर्टिलाइजेशन। दिया हुआ है कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन के कारण जो मटर के पौधे जो होते हैं उनमें समयुग्मक बनते हैं और साथ ही साथ उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे पौधे जो होते हैं वो शुद्ध लक्षण वाले होते जाते हैं और मटर के पौधों में अनेक अलग अलग तरह के लक्षण जो होते हैं वो दिखाई पड़ते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोगों में कई सारी रिकॉर्ड जो होंगे उन्होंने उसको सुरक्षित रखा और उसका बहुत अच्छे से सावधानीपूर्वक अध्ययन किया। इसीलिए जो थे वो मेंडल जो थे वो क्या हो गए थे भाई, सफल हो गए थे। अच्छा, एक चीज़ और बतानी है कि संकरण के समय जो इन्होंने विधि अपनाई थी, स्वपरागण में जब संकरण हो रहा था तो उस समय इन्होंने एक विधि अपनाई थी। तो उस विधि का नाम क्या है, जब इन्होंने क्या किया था कि एक मटर के पौधे में से उसमें से जो 2 प्रकार के जो उसके अंदर लिंग होते हैं, यानी एक नर लिंग होता है और दूसरा होता है क्या, मादा लिंग। उन दोनों लिंगों को उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन दोनों लिंगों को जब उन्होंने अलग किया तो उस अलग करने वाली प्रक्रिया जो होती है ना उसका नाम है, एक सेकंड में लिख देता हूँ, एमेस्कुलेशन। क्या नाम है भाई, एमेस्कुलेशन। एमेस्कुलेशन यानी एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि जो पौधा होता है ना
उसमें से एक लिंग को यानी एक सेक्स को हटा दिया जाता है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया, अच्छा उसको हटाना ज़रूरी भी होता है, कारण क्या है कि अगर दोनों लिंग जो होंगे वो अगर एक ही फ्लावर में पाए जाएंगे तो उसके अंदर क्रॉस कराना जो होगा वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उसके अंदर क्रॉस कराने के लिए उनको क्या करना पड़ता है, उसके अंदर पहले इस प्रकार की प्रक्रिया यानी इमैस्कुलेशन कराया जाता है, और इमैस्कुलेशन कराने के पश्चात ही हम उसमें क्या कराते हैं, स्वपरागण कराते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अच्छा एक चीज़ और कि हमने बताया था जब इस तरह की चीज़ें जब सामने आती हैं और जब इन्होंने अपने पौधों के ऊपर परीक्षण वगैरह किया, तो परीक्षण करने के बाद में उन्होंने कुछ लक्षण देखे। तो लक्षण जो थे वो किस प्रकार के थे, जैसे कि लक्षण दिखाई देता है सबसे पहला तने की लंबाई, ठीक है, उसके बाद क्या, फूल का रंग, फूल की स्थिति, फली का आकार, फली का रंग, बीज का आकार और बीज का रंग। तो इस प्रकार की स्थिति जो है वो आ गई थी कब, जब क्या नाम है इन्होंने क्या किए थे, परीक्षण किए थे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आगे दिया हुआ है क्या कि संकरण विधि, संकरण विधि किसे कहते हैं भाई, ठीक है। तो फिर आगे समझते हैं संकरण विधि के बारे में। तो संकरण विधि क्या है भाई, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि संकरण विधि किसे बोलते हैं, जैसे कि एक मटर जो है ना उसमें क्या कराया गया, मटर के पौधे में स्वपरागण कराया गया और उसमें प्रजनन कराने के बाद में एक विशेष सावधानी बरती गई, यानी पर परागण को प्रभावित करने के लिए पौधों में क्या कराया गया, उसके स्त्री केसर को हटा दिया गया और नर पुष्प जो था वो क्या हो गया, पुष्प जो था वो नर की भांति कार्य करने लगा और उसमें से अन्य पुंकेसरों को हटा दिया गया। इस प्रकार से पुष्प जो थे वो क्या होने लगे, उसमें अलग अलग तरह के व्यवहार दिखाने लगे और पुंकेसरों के हटाने की इस प्रकार की जो विधि जो थी ना उसको हम लोग क्या कहते हैं, इमैस्कुलेशन कहते हैं। इसी के बारे में मैंने पिछले स्लाइड में बात करी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है क्या, एक संकर के बारे में। तो एक संकर क्या होता है भाई, एक संकर संकरण, जैसे कि आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा है, क्या लिखा हुआ है कि जब एक जीन की वंशागति का अध्ययन किया जाता है या प्रयोग में केवल एक ही लक्षण को मुख्य रूप से लिया जाता है अथवा लक्षण के युग्म विकल्पों का प्रयोग किया जाता है तो इसे एक संकर या संकरण कहते हैं। ऐसे संकरण में F2 पीढ़ी जो होती है उसमें 3:1 का अनुपात पाया जाता है। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि जब एक संकर संकरण कराया जाता है तो उसके पश्चात क्या होता है भाई, जैसे कि हम सभी लोगों को मालूम है कि अगर एक संकर संकरण होता है, अच्छा अगली स्लाइड देखेंगे तो उस चीज़ को थोड़ा सा आसान हो जाएगा। स्लाइड देखिए क्या दिया हुआ है कि शुद्ध लंबा पौधा था जो कि क्या था, मतलब कैपिटल टी और शुद्ध बौना पौधा था जो कि था स्मॉल टी। इन दोनों के मध्य क्रॉस कराया और क्रॉस कराने के बाद में क्या निकल के आया भाई, अशुद्ध लंबा जो था वो निकल करके आया। अब अशुद्ध लंबा जो ये निकल करके आया है बेटा, उसके साथ में क्या दिया गया भाई, अशुद्ध लंबा जो है वो कौन सा है, एक कैपिटल टी और दूसरा स्मॉल टी। अब इसके अंदर जनक जो हैं वो कितने हैं भाई, 2 जनक है, एक कैपिटल टी है और दूसरा स्मॉल टी है। और ये वाली पीढ़ी कौन सी है बेटा, तो ये वाली पीढ़ी जो है पहली वाली कौन सी है भाई, F1 पीढ़ी है। और इसके अंदर कौन से जनक हो गया, एक कैपिटल टी हो गया, एक स्मॉल टी हो गया, 2 इधर मिल गए युग्मक। और इसी तरह से F2 पीढ़ी के लिए जब हमको फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, उसमें भी हमको 2 युग्मक चाहिए होगा, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। अब इन दोनों क्या नाम है जो दिख रहा है हमको, जो दोनों युग्मक दिख रहे हैं, ठीक है, 2 युग्मक ये हो गए और 2 युग्मक ये वाले हो गए। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है भाई, अब इसके अंदर जो चेकर बोर्ड के द्वारा जो होता है आपका, या पुनेट स्क्वायर के द्वारा जो भी आपका क्या नाम है क्रॉस कराया जाता है, उस क्रॉस के माध्यम से हम लोग देखेंगे क्या हुआ है भाई। इसके अंदर क्रॉस जब कराया गया तो 2 जो हैं वो शुद्ध लंबे पौधे यानी डबल टी मिले हैं, और एक पौधा जो है वो शुद्ध पौधा है और डबल टी मिला है, और 2 जो हैं वो अशुद्ध लंबे पौधे मिले हैं, है ना, 2 जो हैं वो अशुद्ध लंबे पौधे मिले हैं और एक ही जो है वो शुद्ध बौना पौधा मिला है। इस प्रकार से जो है वो जो संकरण कराया गया और उसके बाद में उसका रेशियो पता किया गया। तो रेशियो क्या आता है भाई, 3:1 का रेशियो आता है, यानी जो लंबे पौधे हैं वो कितने हैं भाई, वो 3 हैं। अनुपात क्या है उनका, 3 का अनुपात है, और 1 जो है वो क्या है, शुद्ध बौना पौधा है। ठीक है, समझ में आई बात। चलिए अगला देखिए दिया हुआ है क्या, विद्युक्रम क्रॉस यानी रेसिप्रोकल क्रॉस। तो रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है ये बताना है, वह संकरण जिसमें ए पादप जो है, जिसमें ए जो है वो पादप डबल टी को नर तथा बी पादप जो है ना, यानी जो मादा वाला पादप है उसको स्मॉल टी से मादक जनक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, तथा दूसरे संकरण से जो है वो क्या करते हैं, डबल टी पादप जो है जो कि क्या नाम मेल वाला है, और स्मॉल टी पादप जो कि फीमेल वाला है जिसको बी से हम निरूपित कर रहे हैं, को नर जन्म में प्रयुक्त किया जाता है। और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युक्रम क्रॉस या क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल क्रॉस कहते हैं। कहने का सेंस ये है, कहने का तात्पर्य यह है कि पहले जो है वो डबल टी को क्या कर रखा था। तो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है कि भाई जैसा दिया हुआ है कि भाई पादप जो है वो क्या है भाई, अगर कैपिटल टी जो है तो वो क्या होगा भाई, वो तो मेल वाला सेक्शन है, और अगर दूसरा पादप जो है जो कि क्या है स्मॉल टी है, वो क्या हो गया, फीमेल वाला सेक्शन हो गया। अब इसको अगर हम पलट देते हैं
यानी इसको इंटरचेंज कर देते हैं तो क्या हो जाता है, जो कैपिटल टी जो है उसको अगर हम फीमेल बना देते हैं और स्मॉल टी जो है उसको अगर हम मेल बना देते हैं, तो इसी प्रकार की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे भाई, इसको हम लोग बोलेंगे व्युत्क्रम क्रॉस। ठीक है ना, इसी को बोलेंगे क्या, ठीक है। तो ये फिर क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? अगर कोई दिक्कत हो तो इसको कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं फिर से इसको कोई अच्छे से एक छोटी सी 2-3 मिनट की वीडियो बना करके उसको फिर से क्लियर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या मेंडल ने जो है वो कुछ नियम दिए हैं, और वो जो नियम थे वो कुछ इस प्रकार से थे, जैसे कि सब लोग जानते हैं कि मेंडल द्वारा प्रतिपादित नियम कौन से थे। एक था प्रभाविता का नियम, ठीक है। दूसरा कौन सा है, दूसरा है पृथक्करण का नियम, और तीसरा कौन सा है, स्वतंत्र अपवोहन का नियम। ठीक है, तो स्वतंत्र अपवोहन का नियम और साथ ही साथ पृथक्करण का नियम और अप्रभाविता का नियम, ये तीनों नियम जो है बेटा, ये तीनों नियम जो है वो पाए जाते हैं किसमें, द्विसंकर में। किसमें पाए जाते हैं बेटा, द्विसंकर संकरण जब कराते हैं ना तो उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, अभी पढ़ के आ रहे हैं हम एकल संकर पढ़ रहे हैं, तो एकल संकरण के अंतर्गत जो अभी चीज़ें आती हैं उसको हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो पहले जैसे कि दिया हुआ हम लोगों ने क्या कि द्विसंकरण का प्रभाविता के नियम के बारे में अगर हम लोग देखते हैं तो क्या दिया हुआ है कि लक्षण जो है कारक के रूप में दिखाई देते हैं और कारक जोड़े में नहीं होते हैं, लेकिन यदि कारक जो है वो असमान हो पीढ़ी में और लक्षण प्रकट करें उसे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रभावी लक्षण कहेंगे। जो लक्षण प्रकट नहीं होता है उसे हम क्या कहेंगे, अप्रभावी लक्षण कहेंगे। समझने वाली बात देखिएगा, फिर से देखिएगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। जब किसी कारक या जीन के युग्म विकल्पी में कोई भी कारक प्रभावी या अप्रभावी ना होकर के मिश्रित रूप से प्रभाव डालते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, कोडोमिनेंस यानी सह प्रभाविता का नियम कहते हैं। और इसके फलस्वरूप जो होता है वो F1 पीढ़ी जो होता है उनमें दोनों जनकों के मध्यवर्ती होती हैं। ठीक है, कहने का समझिए सेंस क्या दिया हुआ है कि दो जनक जो हैं वो क्या दिया हुआ है, एक कैपिटल टी एक कैपिटल टी। ठीक है, दूसरा क्या दिया हुआ है, स्मॉल टी। अब इन दोनों के मध्य जब हम लोग क्रॉस कराते हैं तो जो जनक पीढ़ी आती है वो क्या आती है, एक कैपिटल टी और दूसरी स्मॉल टी, ये पीढ़ी आती है ना। पहली पीढ़ी ये वाली आ रही। अब ये जो पहली पीढ़ी आ रही है इसमें क्या हो रहा है भाई, एक जो लक्षण है कौन सा वाला भाई, कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा दिखाई गया हो। ठीक है, एक जो लक्षण है कौन सा वाला, कैपिटल टी वाला, वो क्या हो रहा है भाई, वो प्रभावी हो रहा है। और ये जो स्मॉल टी वाला है वो क्या है, अप्रभावी हो रहा है। मिश्रित युग्मक जो बन रहा है वो क्या है, मिश्रित युग्मक है। यानी अभी तक क्या था, यहाँ पर दोनों समान युग्मक थे और यहाँ पर भी दोनों समान युग्मक थे। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये वाला जो था वो क्या था भाई, ये बौना पौधा था, और ये वाला जो था वो क्या था भाई, ये वाला लंबा पौधा था। लेकिन अब जब युग्मक बन रहे हैं तो युग्म विकल्पी कैसा हो गया भाई, मिश्रित रूप का हो गया। इसमें क्या हो गया भाई, इसमें कैपिटल टी हो गया और इसमें स्मॉल टी। जो युग्मक बना है ना, इसी के कारण इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं भाई, सहप्रभावित का नियम कहते हैं। और इसके फलस्वरूप जो होता है यानी F1 पीढ़ी जो है ना, उसमें दोनों जनक जो होते हैं वो पाए जाते हैं, यानी कैपिटल टी भी पाया जाएगा और स्मॉल टी भी पाया जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात। ये देखिए, अब जैसे क्या लिखा था हमने, यही वाला लिखा था ना मैंने, यही दिया था ना मैंने, यही दिया था ना। और साथ में मैंने यही बताया था ना कि F1 पीढ़ी जो होगी वही क्या होगी भाई, उसी के अंदर पाए जाएंगे संकर लंबे पौधे। और जनक पीढ़ी कौन सी थी हमारी जनक पीढ़ी ये वाली थी। ठीक है ना, जनक पीढ़ी दिखाई पड़ रही है, जनक पीढ़ी कौन सी है, ये वाली जनक पीढ़ी है कि नहीं। अब इसके अंदर जो दोनों जो लक्षण दिए हुए हैं वो कौन से हैं, समजात युग्मक दोनों में दे रखे हैं। अब इसमें जो ये पौधा पैदा हुआ है वो क्या है, संकर लंबा पौधा है कि नहीं है। ठीक है, पीढ़ी कौन सी है, F1 पीढ़ी है कि नहीं है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ों के बारे में मैंने बताई दे। आगे देखते हैं, आगे दिया हुआ है क्या, पृथक्करण का नियम, या इसको बोलते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम, या इसको विसंयोजन का नियम भी कहते हैं। आगे दिया हुआ है क्या, युग्मक बनने के समय कारक के जोड़े अथवा एलील के सदस्य जो होते हैं वो संयोजित और पृथक हो जाते हैं, और प्रत्येक युग्मक में से 2 या 1 कारक प्राप्त होता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विसंयोजन अथवा पृथक्करण का नियम कहते हैं। तो पृथक्करण का नियम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे एक डायग्राम के माध्यम से। सामने दिया हुआ है डायग्राम, लिखा हुआ है क्या कि लंबे पौधे जो क्या हैं, समयुग्मजी हैं। ठीक है, जो भी दिया हुआ है उसके अंदर समयुग्मक क्या दिया हुआ है भाई, डबल टी दिया हुआ है। इसी तरह से यहाँ पर स्मॉल टी दिया हुआ है। पीढ़ी कौन सी दी हुई है, पेरेंटल पीढ़ी दी हुई है, यानी जनक पीढ़ी दी हुई है। अब इन दोनों के मध्य जब क्रॉस कराया गया तो युग्मक जो बना है वो विषम युग्मक बना है कि नहीं बना है, एक कैपिटल टी है दूसरा स्मॉल टी है कि नहीं, ये F1 पीढ़ी के माध्यम से बना है कि नहीं बना है। अब इन दोनों को जो है क्या करेंगे, स्वपरागण के माध्यम से एक नर युग्मक एक मादा युग्मक मिला करके इसके बीच में जब क्रॉस कराएंगे तो F2 पीढ़ी जो बनेगी वो क्या बनेगी, F2 पीढ़ी इसी प्रकार से बनेगी नहीं बनेगी। तो इसमें क्या होंगे, इसमें लक्षण प्रारूप कितने होंगे, 3:1 जो होगा वो क्या होगा, लक्षण प्रारूप होगा। और इसी तरह से जीन प्रारूप जो होगा वो क्या होगा भाई, 1:2:1 जो होगा वो क्या होगा, जीन प्रारूप हो जाएगा। बात समझ में आ रही है।
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वही उसको पीछे लिखी गई थी। अच्छा, उसके बाद आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और पढ़ते हैं हम लोग इसके बारे में, अपूर्ण प्रभाविता के नियम के बारे में। तो अपूर्ण प्रभाविता का नियम क्या है? जैसे कि सभी लोगों को दिखाई पड़ रहा है कि विपर्यासी लक्षणों के युग्मक में एक लक्षण दूसरे पर अपूर्ण रूप से प्रभावित होता है, यानी पूरी तरह से प्रभावित नहीं होता है, और इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? अपूर्ण प्रभाविता का नियम कहते हैं। इस अपूर्ण प्रभाविता के नियम को किसने दिया था? इसका क्वेश्चन है भाई कि अपूर्ण प्रभाविता का नियम किसने दिया था, किस साइंटिस्ट ने दिया था, इसके बारे में बताना है। ये साइंटिस्ट जो है ये उन्हीं 3 साइंटिस्टों के अंतर्गत आता है जिसने मेंडल के साथ में मेंडल के जो दोबारा क्या नाम है जो अध्ययन किया गया है उसके बारे में बताया गया है, और उसी ने ही क्या नाम है इस अपूर्ण प्रभाविता के नियम को फिर से बताया है। और इस अपूर्ण प्रभाविता का नियम जो है वो किसके ऊपर लागू किया गया था भाई? ये किया गया था किसके ऊपर? गुलाबांस के पौधे के ऊपर, और जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? मिराबिलिसिस जलापा, ये इसका क्या नाम है? वैज्ञानिक नाम है। ठीक है भाई। पौधे के ऊपर जब इस पर किया गया तो परीक्षण में क्या आया भाई? लाल पुष्प जो था वो सफ़ेद पुष्प के साथ के मध्य संकरण कराने के पश्चात में उसमें F1 पीढ़ी जो हुई ना ही लाल हुई और ना ही सफ़ेद हुई, उसमें कलर उसका चेंज हुआ, और कलर जो चेंज हुआ उसके अंदर क्या कलर आया भाई? गुलाबी रंग का उसके अंदर कलर आया, और यही कलर जो है वो क्या कहलाता है भाई? अपूर्ण प्रभाविता का नियम कहलाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये देखिए फिगर, इसका फिगर जो है वो ऐसे दिखाया जाता है। देखिए क्या दिया हुआ है? रेड फ्लावर है RR से दिया हुआ है, वाइट फ्लावर है स्मॉल RR से दिया हुआ है, दोनों के मध्य क्रॉस कराने के बाद में ये पिंक फ्लावर पैदा हुआ, और इस पिंक फ्लावर में से 2 युग्मक निकले, एक कैपिटल और दूसरा स्मॉल और। पीढ़ी कौन सी है बेटा? पीढ़ी है F1 पीढ़ी। ठीक है। अब जब इन लोगों के मध्य में क्रॉस कराया गया और क्रॉस कराने के बाद में ये पुनेट स्क्वायर का हम लोगों ने प्रयोग किया, इस पुनेट स्क्वायर को जब हम लोग देखते हैं तो इससे जो पीढ़ी प्राप्त हुई वो पीढ़ी कौन सी थी भाई? 1:2:1 नाम की पीढ़ी जो है वो प्राप्त हुई, F2 पीढ़ी। ठीक है, बात समझ में आई? चलो बहुत अच्छी बात। आगे पढ़ते दिया हुआ है क्या? सह प्रभाविता का नियम। तो क्या है सह प्रभाविता का नियम, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। दिया हुआ है कि जब किसी कारक या जीन में युग्म विकल्पी में कोई भी कारक प्रभावी व अप्रभावी ना होकर के मिश्रित रूप से प्रभाव डालता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं भाई? कोडोमिनेंस कहते हैं, और इसको F1 पीढ़ी यानी 2 जनकों के मध्य की पीढ़ी कहा जाता है। यानी वही वाला सेक्शन किसको कहा जा रहा है भाई? इस वाले सेक्शन को, यानी एक कैपिटल T और दूसरा स्मॉल t जो है उसको हम लोग क्या कह रहे हैं भाई? उसको हम लोग मध्यवर्ती पीढ़ी यानी F1 पीढ़ी के दोनों जनक बोल रहे हैं, जो कि क्या है? एक रूप से प्रभावी हैं और दूसरी तरफ से अप्रभावी हैं। क्लियर है? बात समझ में आई? देखिए अब उसको कैसे, कोडोमिनेंस को कैसे देखेंगे? कोडोमिनेंस को इस प्रकार से देखेंगे, अगर कोई गाय जो है वो कैसी है भाई? काले रंग की है, और दूसरी गाय कौन सी है भाई? वाइट कलर की है। इन दोनों के मध्य अगर जब क्रॉस कराया जाता है तो जो F1 पीढ़ी की जो गाय पैदा होगी वो कैसी होगी भाई? वो स्पॉटेड गाय पैदा होगी, यानी चितकबरी गाय पैदा होगी। अब इस चितकबरी गाय को जो है वो 2 चितकबरी गायों को लिया जाता है, उसके 2 गैमेट्स अलग अलग लिए जाते हैं, और उन दोनों के मध्य में फिर से पुनेट वर्क के माध्यम से जो है परीक्षण किया जाता है, और इस परीक्षण के पश्चात में दोबारा फिर से रिजल्ट क्या आएगा कि चितकबरी गाय जो हैं वो क्या होंगी? 2 अलग अलग चितकबरी गाय पैदा हो जाएंगी, और एक जो है वो काली गाय और एक ही इसी तरह से वाइट गाय पैदा होगी। ये जो जनरेशन है कौन सी भाई? है सेकंड जनरेशन है, और इसका फेनोटॉपिक और जीनोटॉपिक जो है वो आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है भाई, इसको पढ़ लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा। ना समझ में आए तो मुझे बताना, मैं फिर से इसको डिक्टेट कर दूँगा। तो वीडियो कैसे लगी ये बताना है, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना है, और जो क्वेश्चन था हमारा उस क्वेश्चन को ज़रूर ध्यान दे करके कमेंट बॉक्स में नोट डाउन करना है। क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन था हमारा कि मेंडल ने जो रिसर्च करी है, मेंडल ने रिसर्च मटर के पौधे के अलावा दूसरा किस पौधे के ऊपर करी, ये बताना है। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है कि अपूर्ण प्रभाविता का नियम जो है वो किसने दिया था? अपूर्ण प्रभाविता का नियम किसने दिया था? ये 2 क्वेश्चन बने हुए बेटा, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर जो है वो मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। ठीक है, वीडियो कैसे लगी ये बताना है, लाइक और कमेंट ज़रूर करना है, और दूसरों बच्चों में ज़रूर शेयर करना है, जिससे कि सभी के पास में नॉलेज पहुँचे। थैंक यू।